आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि कथा वस्तु के दो भाग हैं, एक है आधिकारिक और दूसरा है प्रासंगिक। प्रासंगिक कथा वस्तु के भी दो भाग किए गए हैं, पताका और प्रक्री। जो इतिवृत्त के साथ दूर तक चले उसे कहा गया है पताका, और जो इतिवृत्त के साथ थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रक्री कहलाता है। आज हम इसी पताका के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पताका स्थानक क्या है। पताका स्थानक के बारे में आज का हमारा व्याख्यान रहेगा। देखिए, पताका स्थानक का निरूपण धनंजय ने इस प्रकार किया है। प्रस्तुतागन्तु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगंतक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है वह पताका स्थानक कहलाता है। प्रस्तुतागन्तु भावस्य, जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है। प्रस्तुतागन्तु भावस्य, आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है, वह पताका स्थानक कहलाता है। और यह तुल्य संविधान विशेषणम, यह जो है पताका स्थानक दो प्रकार का होता है। तुल्य संविधान, समान इतिवृत्त तथा समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। जो प्राकरणिक किंतु आगे आने वाले अर्थ का सूचक इतिवृत्त जो पताका के समान होता है वह पताका स्थानक कहलाता है। वह अन्योक्ति और समासोक्ति के भेद से दो प्रकार का है, अर्थात एक तो समान इतिवृत्त के द्वारा। समान इतिवृत्त के द्वारा का क्या मतलब है? प्रस्तुत आगंतुक अर्थ का सूचक। और दूसरा होता है सम विशेषण के द्वारा, यानी कि समान इतिवृत्त के द्वारा। तो जो पताका स्थानक है वह दो प्रकार का होता है। पताका स्थानक किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताया, एक बार और देख लीजिए। प्रस्तुतागंतुक भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम। प्रस्तुत आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक जो होता है, जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा होता है, वह पताका स्थानक कहलाता है। जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है वह पताका स्थानक कहलाता है। और यह समान इतिवृत्त और समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है आपका समान इतिवृत्त के द्वारा। वो बताया है, एक पद्य है, या तो अस्मि पद्मनयने समयो ममेश सुप्ता ममे भवती प्रतिबोधनीया। हे कमल नयने, मेरे जाने का समय है, मैं जा रहा हूँ। सोती हुई तुमको प्रातः मुझे ही जगाना है। इस प्रकार अस्ताचल के मस्तक पर अपनी किरणों को निविष्ट करने वाला यह सूर्य, जब सूर्य अस्त होता है तब ये सूर्य मानो कमलिनी को आश्वासन दे रहा है। क्या कह रहा है कि हे कमल नयने, मेरे जाने का समय है, मैं जा रहा हूँ और कल प्रातः सोती हुई तुमको मुझे ही जगाना है। इस प्रकार का यह पद्य है। अब काव्य की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर यह राजा उदयन की विदूषक के प्रति उक्ति है। इसमें सूर्य और कमलिनी के वृत्तांत द्वारा राजा उदयन और रत्नावली के भावी मिलन की सूचना दी गई है। जिस प्रकार से जो सूर्य प्रातः आकर पुनः जगाएगा कमलिनी को, उसी प्रकार से यहाँ पर राजा उदयन और रत्नावली के भावी मिलन की सूचना दी गई है। सूर्य और कमलिनी का पुनर्मिलन
तथा उद्यन और रत्नावली का मिलन दोनों समान घटनाएं हैं। तो यहाँ पर उद्यन तथा रत्नावली की कथा क्या है? प्रस्तुत। और उसको अन्योक्ति क्या दी गई है? बात कहनी किसकी है, किसका मिलन बताना है? उद्यन और रत्नावली। तो उद्यन और रत्नावली की कथा तो है प्रस्तुत, और उसकी दृष्टि से सूर्य और कमलिनी का जो वृत्तांत है अन्य, वो है अप्रस्तुत। इसलिए यह क्या कहलाएगी? अन्योक्ति। और इस उदाहरण को कहा है अन्योक्ति के आधार पर पताका स्थानक का उदाहरण। अब यहाँ पर अन्योक्ति शब्द आया। तो अन्योक्ति का क्या अर्थ है? अन्योक्ति मतलब समान इतिवृत्त द्वारा प्रस्तुत अर्थ का कथन। इसी प्रकार समान विशेषण के द्वारा प्रस्तुत अर्थ की सूचना यहाँ समासोक्ति कही गई है। अभी जो हमने देखा था वो क्या था? समान इतिवृत्त के द्वारा, उसको क्या कहा है? अन्योक्ति। अब दूसरा उदाहरण आएगा समान विशेषण के द्वारा प्रस्तुत अर्थ की सूचना, वो कहलाता है समासोक्ति। इसका एक उदाहरण, एक अन्य पद्य है। उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुरुचं प्रारब्धजं भाषणादायांस। यानी चटकती कलियों वाली किसके लिए कहा है? नायिका के पक्ष में है, उत्कट अभिलाषा वाली। और पुष्पों से या विरह से पांडुर वर्ण वाली, विपाण्डुरुचं प्रारब्धजं भाषणा। पांडुर वर्ण वाली पुष्पों से या विरह से पांडुर, पीली पड़ गई विरह के कारण, अभी अभी खिलती हुई यानी कि जम्हाई लेती हुई, निरंतर वायु के संचार से अपना विस्तार करती हुई, निरंतर विश्वासों के निकलने से अपनी पीड़ा को प्रकट करती हुई, मदन नामक वृक्ष के आश्रित यानी कि काम भावना से युक्त दूसरी नारी जैसी इस उद्यान लता को देखता हुआ मैं आज अवश्य ही देवी कौन? वासवदत्ता के मुख को कोप से आरक्त कांति वाला कर दूंगा। ये एक पद्य आया है। तो इसके बारे में पद्य तो लिखा हुआ है उद्यान लता के बारे में, लेकिन बताना क्या चाहता है कि यह राजा उद्यान के विदूषक के प्रति उक्ति है। इसमें तुल्य विशेषणों द्वारा जो किस पर काम कर रही है? चटकती कलियों वाली यानी कि नायिका, दोनों का विशेषण तुल्य है। तुल्य विशेषणों वाली तथा रत्नावली संबंधी भावी वृत्ति की यहाँ सूचना दी गई है कि आगे चलकर जो रत्नावली यानी कि सागरिका और राजा के मिलन के निमित्त से देवी वासवदत्ता के क्रोध का वर्णन किया जाएगा। यहाँ पर उसी का संकेत दिया है कि आगे जाकर के रत्नावली जो कि सागरिका है और राजा के मिलन के निमित्त से देवी वासवदत्ता के क्रोध का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा, उसी की ओर यहाँ संकेत किया गया है। इस प्रकार यहाँ तुल्य विशेषणों के द्वारा भावी प्रस्तुत अर्थ का सूचक द्वितीय पताका स्थानक है। दो प्रकार के पताका स्थानक बताए हैं, एक तो है सम इतिवृत्त के द्वारा और दूसरा है सम विशेषण के द्वारा। अब आगे अगली कारिका देखिए। जो हम कारिका पढ़ रहे हैं उस प्रस्तुत कारिका में एक प्रकार का आधिकारिक और दो प्रकार के प्रासंगिक, इस प्रकार से तीन प्रकार के इतिवृत्त बताए हैं, फिर इनके भी तीन तीन भेद बताए हैं। देखेंगे कारिका। प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्व भेदात् त्रेधा अपि तत्त्रिधा प्रख्यातम इतिहासादेरुत्पाद्यम कविकल्पितम मिश्रम च संकराताभ्याम दिव्य अमृत्यादि भेदतः। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, तो यह इतिवृत्त तीन प्रकार का होता है। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भेद से तीन तीन प्रकार का होता है। इतिहास आदि से लिया गया इतिवृत्त क्या कहलाता है? प्रख्यात।
जो इतिहास से लिया हुआ इतिवृत्त कथा वस्तु है वो क्या कहलाती है? प्रख्यात। क्योंकि इतिहास वही होता है जो कोई ख़ास बात बीत चुकी होती है, बीती हुई होती है, जो घटना घटित होती है, वो इतिहास से लिया हुआ जो कथा वस्तु या इतिवृत्त होता है उसको कहते हैं प्रख्यात। और कवि द्वारा स्वयं कल्पित जो होता है कथा वस्तु उसको कहते हैं उत्पाद्य। और इन दोनों का मिश्रण से क्या बनता है? मिश्र। ये सभी इतिवृत्त कौन कौन से? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। ये तीनों दिव्य, मृत्य, अदिव्य भेद से भिन्न भिन्न होते हैं। अब आपके लिए एक चार्ट बताया गया है कि इतिवृत्त दो प्रकार के होते हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। प्रासंगिक इतिवृत्त भी दो प्रकार का है, पताका और प्रकरी। पताका जो कथा वस्तु के साथ दूर तक चले, प्रकरी जो कथा वस्तु के साथ कुछ दूर चले। अब जो आधिकारिक, पताका और प्रकरी, ये फिर तीन तीन भेद होते हैं इनके। आधिकारिक के भी तीन भेद हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। पताका के भी तीन भेद हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और प्रकरी के भी तीन भेद हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और ये तीनों भी दिव्य, मृत्य और दिव्यादिव्य भाव से तीन प्रकार के होते हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं इतिवृत्त का फल। उस इतिवृत्त का, उस कथा वस्तु का फल क्या होता है यह बताते हैं। कारिका नंबर 24, इतिवृत्त का फल। कार्य त्रिवर्गस्तच्छुत्रमेकानेकानुबंधी च। उसका फल क्या होता है? त्रिवर्ग होता है। उसका फल त्रिवर्ग होता है। यह कभी शुद्ध यानी त्रिवर्ग में से कोई एक ही, कभी अन्य यानी कि एक से अनुगत, और कभी अनेक यानी दो से अनुगत होता है। तो उसका फल त्रिवर्ग होता है। त्रिवर्ग किसे कहा है? धर्म, अर्थ और काम। ये इतिवृत्त का फल होता है। यह फल कभी तो केवल शुद्ध अर्थात तीनों में से एक, कोई एक, उसको कहते हैं शुद्ध। कभी एक से अन्वित, कभी दो से अन्वित, जैसे कि अर्थ और काम से अन्वित, धर्म आदि। और कभी तीन से अन्वित, एक, जैसे अर्थ, काम और मोक्ष से अन्वित धर्म होता है। तो यहाँ पर इतिवृत्त का फल क्या बताया है? त्रिवर्ग। और वैसे पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु केवल मोक्ष को कभी भी रूपक का इतिवृत्त फल नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। इसीलिए शांत रस को रूपक में स्वीकार नहीं किया गया है और रूपक के इतिवृत्त का फल त्रिवर्ग माना है, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष को रूपक का इतिवृत्त का फल नहीं माना है। अब आगे देखेंगे फल प्राप्ति के साधन। स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्य नेकधा। स्वल्पोदिष्टस्तु यानी कि उस फल का निमित्त जो है बीज कहलाता है। तद्धेतु बीजम विस्तार्य अनेकधा, उस फल का जो निमित्त है वो क्या कहलाता है? बीज, जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप से संकेत किया जाता है। स्वल्पोदिष्टस्तु, जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप से संकेत किया जाता है, और विस्तार्य अनेकधा, और आगे चलकर अनेक प्रकार से विस्तार होता है, उसको क्या कहते हैं? बीज। तो उस फल का साधन क्या है? बीज। ये क्या है? अपन पढ़ रहे हैं फल प्राप्ति के साधन, जिसको कि अर्थ प्रकृतियाँ भी कहते हैं। अर्थ प्रकृति में पहला हम पढ़ रहे हैं बीज। स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजम विस्तार अनेकधा।
उस फल का निमित्त बीज कहलाता है, जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप से संकेत होता है और आगे चलकर अनेक प्रकार से विस्तार होता है। जैसे कि रत्नावली नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति का फल है और उसका हेतु क्या है? देव की अनुकूलता से युक्त योगंधरायण का उद्योग। और एक अन्य उदाहरण है इसी का बीज का, कि जैसे वेणी सहार जो नाटक है उसके प्रथम अंक में द्रौपदी का केश संयमन जो है वो फल है और उसका हेतु क्या है? भीम का क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह, और यही बीज है। और यह बीज जो होता है वो महाकार्य और अवान्तर कार्य का हेतु होने के कारण अनेक प्रकार का होता है, यानी कि बीज भी अनेक प्रकार का। तो अवान्तर बीज का दूसरा नाम बताते हुए ये बता रहे हैं, अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरवच्छेद कारणम। अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होता है वह बिंदु कहलाता है। दूसरी अर्थ प्रकृति बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम। अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु में प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होता है, अविच्छेद मतलब टूटने नहीं देता क्रम को, उसको कहते हैं बिंदु। इसका उदाहरण है यथा रत्नावल्याम अवान्तर प्रयोजनान रंगपूजनापि परिसमाप्तो। रत्नावली में कामदेव की पूजा जो है एक अवान्तर कार्य है और उसकी समाप्ति पर से कामदेव की पूजा एक अवान्तर कार्य और ख़त्म हो गया तो मुख्य प्रयोजन जो है विच्छेद होने लगता है। तब उसके अनंतर होने वाले कार्य का जो हेतु है उदयन स्यंदेरो विदोर विक्षते, यानी कि जब जन समुदाय चंद्रमा की किरणों के समान उदयन के चरणों की प्रतीक्षा कर रहा है, ये जो उक्ति है इसको सुनकर सागरिका कह उठती है, क्या यही वह राजा है उदयन है जिसके लिए मुझे पिता ने दिया है। तो इस प्रकार से जो अवान्तर कार्य समाप्त होता है और कथा का प्रयोजन विच्छेद होने लगता है, तो जो अविच्छेद का कारण होता है कथा को बांधने वाला क्रम में लाने वाला, उसे क्या कहा है? बिंदु। बिंदु किसे कहा है? जले तेल बिंदुवत् प्रसारित्वात्। जिस प्रकार जल में तेल बिंदु फैल जाता है उसी प्रकार यह जो फलोपाय है नाट्य में फैला हुआ होता है, इसलिए इसे बिंदु कहलाते हैं। ये फल के साधन है, फल के उपाय हैं। जो पहले हमने पढ़ा बीज और दूसरा हम पढ़ रहे हैं बिंदु। तो बिंदु क्या है? जिस प्रकार जल में तेल बिंदु फैल जाता है उसी प्रकार से ये बिंदु नामक जो है फलोपाय है नाट्य में फैला हुआ रहता है, इसलिए यह बिंदु कहलाता है। तो बिंदु का स्वरूप क्या है कि रूपक की कथा वस्तु का एक प्रधान फल होता है जो कि महाकार्य कहलाता है और इसके हेतु का संक्षेप में निर्देश किया जाता है, उसको बीज कहते हैं। किंतु बीच बीच में कथांशों के अनेक प्रयोजन होते हैं। जो अनेक प्रयोजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? अवान्तर कार्य। जैसे कि रत्नावली नाटिका में महाकार्य क्या है? रत्नावली समागम और चक्रवर्तीत्व की प्राप्ति। किंतु इस कथा वस्तु के अन्य अनेक अवान्तर प्रयोजन है, जैसे कि अनंग पूजा की घटना का प्रयोजन है। सागरिका के हृदय में विस्मय उत्पन्न करना, ये भी एक प्रयोजन है। इस प्रकार के अवान्तर प्रयोजन के समाप्त हो जाने पर मुख्य प्रयोजन के विच्छिन्न होने का अवसर उपस्थित हो जाता है। किंतु उदयन स्यंदोर विक्षते, इस कथन के द्वारा अग्रिम की सिद्धि का निमित्त प्रस्तुत कर दिया है, और वो क्या है कि सागरिका के मन में औत्सुक्य उत्पन्न कर दिया है। इस प्रकार 10 रूपक की दृष्टि से
सागरिका के हृदय में औत्सुक या अनुराग की उत्पत्ति ही अवान्तर बीज बिंदु है। तो इसके द्वारा आगे की कथा तंतु अविच्छिन्न रूप से चलती रहती है। इस प्रकार से आज हमने बीज और बिंदु के बारे में पढ़ा। आगे का व्याख्यान कल आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।